हेलो दोस्तों, मैं सीएमए सीएस देवाशीष गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लेक्चर में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान क्या होता है, ये क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो सबसे पहले समझते हैं इसके मीनिंग को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन डॉक्यूमेंट डिक्लेयरिंग द फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। एक्चुअली सही बात है, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखे हुए भी नहीं है। जैसे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, तो ये बात को बताना बहुत जरूरी है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है भाई साहब। अच्छा, इस रिटन डॉक्यूमेंट में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीन चीजें है तो बहुत सारी चीजें, 448 आर्टिकल्स हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है इसमें। सबसे पहली बात जो बोली गई है वो है फंडामेंटल राइट, जिसके बारे में अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, राइट दिया है भाई सिटीजन को, तो ड्यूटी भी तो देंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से कि ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर तीन मुख्य बातें होती हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी जो स्टेट को करना है, और फिर ड्यूटी। साथ ही साथ इसमें क्या लिखा है? फंक्शन, पावर, फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। कोई भी सरकार जो हमारे देश में चल रही है वो इस वजह से चल पा रही है, अच्छे से काम इसलिए कर पा रही है क्योंकि हमारे देश में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। गॉट इट एवरीवन? जैसे कंपनी लॉ में आप एमओए एओए पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं आप? क्योंकि एक कंपनी का सब कुछ एमओए है। इसी तरीके से पूरे देश का सब कुछ उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। पॉइंट नंबर 2, इट इज द सुप्रीम लॉ अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट ऑफ इंडिया इज टू बी गवर्न्ड। पूरा जो हमारा देश है वो किस तरीके से चलेगा वो निर्भर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को इसी वजह से लॉ डे या संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसे अडॉप्ट कब किया गया, इफेक्ट में कब लाया गया? इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950। तो अडॉप्ट कर लिया था, अडॉप्ट यानी कि मान लिया था कि अब बन चुका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कब? 26 नवंबर। पर इसे एक्चुअली इफेक्टिव कब किया गया? 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन से संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलिए आते हैं आगे। तो ये कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, एंड हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। साथ ही साथ आपको एक नाम और दिखेगा जो नाम नॉर्मली लोग लेते नहीं है, वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इनफैक्ट आज का जो बिहार है वो बना ही इनकी वजह से, ऐसा बोला जाता है। इनको मेकर ऑफ बिहार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा जैसे कि कोई भी मूवी होता है ना, तो वो मूवी जिस तरीके से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड होता है, कॉपी होता है किसी न किसी चीज से। जैसे बाहुबली कॉपी था बाम्बी से, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी पुरानी मूवीज से। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे गाने पाकिस्तानी गानों से कॉपीड होते हैं। इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे अलग अलग जगह से कॉपीड नहीं है, पर इन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड यानी कि थोड़ा उनको देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, और फिर उनका जो जो अच्छा लगा उन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट दी गई है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे भी पार्लियामेंट है और यहाँ पे भी पार्लियामेंट है। इनफैक्ट जो हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर भी था, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये भी कहां से लिया गया? यूके से, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स हमने क्या लिया? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो यूनियन बोल रहा है उसी की बात सुनी जाएगी। यहाँ पे यूनियन की तो चलेगी ही। यूनियन में कौन बैठे हैं? मोदी जी। तो मोदी जी की तो चलेगी, पार्लियामेंट की तो चलेगी, साथ ही साथ स्टेट को भी कुछ पावर दिए गए हैं, स्टेट की भी बातें यहाँ पे सुननी पड़ेगी। इसके अलावा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीपीएसपी लिया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, हम लोग आर्टिकल नंबर 302 में इसको पढ़ेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? लिबर्टी एंड इक्वालिटी। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुए, आधे से ज्यादा वो फ्रेंच में हुए। तो वहां पे लिबर्टी बहुत है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी बहुत है। और इक्वालिटी बहुत है। वहां पे बार बार रेवोल्यूशन हुए हैं।
तो हमने वहां से क्या लिया, ये लिबर्टी और इक्वालिटी लिया। फिर कनाडा से हमने क्या लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सारा पावर सेंट्रल के पास होगा तो वो जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। और अगर सारा पावर स्टेट के पास होगा तो भी दिक्कत है, पूरा देश तो चल ही नहीं पाएगा, हर स्टेट अपना अपना मनमानी करेगा। तो कुछ पावर दिया गया सेंटर को, जिसको हम लिखे हैं यूनियन लिस्ट में। कुछ पावर दिया गया स्टेट को, जिसको लिखा गया है स्टेट लिस्ट में। और कुछ पावर ऐसे हैं जो दोनों में दे दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है। फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन है, ये बहुत बाद में ऐड किया गया था। जर्मनी से हमने क्या लिया, इमरजेंसी। तो जर्मनी वैसे भी किसी बहुत अच्छी चीजों के लिए जाना नहीं जाता था पहले, तो इमरजेंसी वाली चीज हमने वहां से इस तरीके से याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का जो आर्टिकल नंबर है वो है 368, ठीक है। उसके बारे में भी आगे हम जाके बात करेंगे जब आर्टिकल नंबर 13 हम पढ़ रहे होंगे। और जापान से हमने क्या लिया, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो दो अलग अलग शब्द हैं, उनमें से एक शब्द हमारे सिलेबस का पार्ट है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी कि विधिवत जो भी तरीका है उसी से हमको चलना है, उसी का हमको पालन करना है। एक प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड है, आपको उस प्रोसेस को तोड़ना नहीं है, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है। क्लियर हो गया। जापान कभी लेट नहीं होता, हमेशा टाइम पे रहता है, हमेशा सही काम करता है, क्वालिटी पे बहुत ध्यान देता है। इस तरीके से याद रखिएगा कि प्रोसीजर हमने वहां से लिया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल लॉ। कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाता है तो उस लॉ को खारिज कर दिया जाता है, वॉइड करार कर दिया जाता है। समझ में आया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, और जितने भी लॉ हैं, एक्ट हैं, कोई भी चीज है, रूल्स रेगुलेशन, आप कुछ भी कह ले, वो सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं। क्लियर हो गया। जैसे हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हमारी माँ है, माँ नहीं होती तो दुनिया में हम नहीं आते। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कोई भी एक्ट हमारे इंडिया में नहीं आ पाता। क्लियर हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल। तो हम यहाँ पे अब प्रियम्बल की बातें करना शुरू करते हैं। आर यू रेडी। चलिए, प्रियम्बल में वैसे 5 शब्द है, प्रियम्बल भी दिखाऊंगा आपको अच्छे से। 5 इंपॉर्टेंट शब्द हैं। सबसे पहला है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है हिंदी में संप्रभुता, यानी कि हम अपने प्रभु हैं। क्योंकि इसके पहले हमारे ऊपर जो राज कर रहे थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, उसके पहले मुगल थे, उसके पहले कोई और कोई और कोई और। तो भारत बहुत सालों से दबा हुआ था, बहुत सालों से हम किसी न किसी राज के अंदर थे। तो हमको ये दुनिया को बताना था कि भाई साहब अब हम अपने प्रभु हैं, अब हम अपना राज खुद करेंगे। इसलिए वर्ड क्या लाया गया, सोवरेन। ठीक है, हिंदी में संप्रभुता, हम अपने प्रभु हैं। सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो दो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बनते समय नहीं थे, ये इन दोनों शब्दों को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, उस अमेंडमेंट की भी हम बात करेंगे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, आमतौर पर सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारा स्टेट का जो मोटिव है वो वेलफेयर करना है, हमारा मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, ये बताना था सोशलिस्ट के द्वारा। सेक्युलर, हमारे इंडिया का, हमारे स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करेंगे या मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। आप जिस भी धर्म के हैं इंसान, आप उसको फॉलो कीजिए, पर स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से नहीं चलेंगे। वी विल रेस्पेक्ट ऑल लॉ, बट हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऊपर नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने लिख दिया है भाई साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम एक इस्लामिक नेशन है, हम मानेंगे सिर्फ इस्लाम को। इसी वजह से आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है, लगातार जो हिंदू की जो माइनॉरिटी है वो गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। सिखों की जो माइनॉरिटी है वो लगातार गिरते जा रही है। तो ये एक बहुत भारी नुकसान होता है, डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए सेक्युलर वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी आपके पास पूरी आजादी है हर तरीके के चॉइस का। सिर्फ इलेक्शन का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता है, आप किसी भी तरीके का चॉइस कर सकते हैं। आपको जो गाना सुनना है सुनिए, आपको जो पहनना है पहनिए, आपको जहां जाना है जाइए। डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली फ्रीडम होता है कि आपके पास चुनने की, करने की, बोलने की, समझने की आजादी है। ठीक है। आखिरी में वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब आप लोगों ने वो फेमस कोट सुना होगा अब्राहम लिंकन का, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कोई भी स्टेट काम क्यों कर रहा है, लोगों के लिए। वो है क्यों, लोगों से, और रहेगा तो लोगों के साथ। ठीक है। चलिए,
अब आपको थोड़ा मन कर रहा होगा प्रियम्बल को और अच्छे से पढ़ने का, तो ये रहा पूरा का पूरा प्रियम्बल। मैं आपको इसका ओरिजिनल फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल बुक है, ठीक है। ये एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ इंग्लिश में, सिर्फ फोटो दिखाने के लिए मैंने इसको रखा है। अब आप प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly रिजॉल्व, यानी कि हम कसम खा रहे हैं, टू कंस्टिट्यूट इंडिया, हम इंडिया को बनाएंगे क्या? वही 5 बातें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 बातें हम बनाएंगे। और क्या करेंगे? एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उन सभी को हम कुछ देंगे। क्या देंगे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। 4 चीजें देंगे। क्या क्या 4 चीजें हैं? सबसे पहला क्या है? जस्टिस। किन किन चीजों में जस्टिस देंगे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में बात करेंगे। लिबर्टी यानी आजादी होगी किसकी? सोचने की, एक्सप्रेशन की, यानी बोलने की, कोई भी मान्यता रखने की, यानी कि बिलीफ की, फेथ की, या अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की, वर्शिप। जिसको आपको वर्शिप करना है, आपको वर्शिप नहीं करना है मत कीजिए। आपको शिव को पूजना है पूजिए, आपको जिसको पूजना है पूजिए, पूरी आजादी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस यानी पुराने जमाने में ऐसा होता था कि ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, उसके बाद शूद्र हैं। ऐसा कुछ नहीं रहेगा भाई, सबके सब बराबर हैं और सबको सारी अपॉर्चुनिटी बराबर बराबर मिलेगी। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। एंड सब भाईचारे के साथ रहेंगे। तो एक बार फिर से पूरा प्रियम्बल एक बार पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व दैट, हम कसम खा रहे हैं कि भैया हम इंडिया को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 5 चीजें। सबसे पहला, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 चीजें हम इंडिया को बनाएंगे और लोगों को कुछ देंगे। क्या देंगे? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन व्हाट? जस्टिस। किन मामलों में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। करेंगे इसके बारे में बात। लिबर्टी यानी सोचने की आजादी, बोलने की आजादी, मानने की आजादी, पूजा पाठ करने की आजादी। जैसा आपको करना है करिए। वर्शिप का मतलब ऐसे पूजा पाठ नहीं है। वर्शिप का मतलब है जिसको आपको मानना है, जो नहीं मानना है मत मानिए, मानना है मानिए। इक्वालिटी, स्टेटस का कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर है। अपॉर्चुनिटी का, सबको फायदे मिलेंगे तो बराबर मिलेंगे, ठीक है। सबको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप सब कदम से कदम मिला के चल सके। और आखिरी क्या बोला? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा हमको रखना है, ठीक है। फिर आगे लिखा है, assuring the dignity of individual and in our in our constituent assembly this 26th day of November, वही डेट जो हमने पहले पढ़ा, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। और हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, कोई आके नहीं दे रहा है हमको, हम दे रहे हैं भी। संप्रभुता आ गई है, हम अपने प्रभु बन गए। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। क्या कारण है प्रियम्बल का? तो सबसे पहला कारण है कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईना है। क्या है ये? एक आईना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिल रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कहां से मिल रही है, तो वो है प्रियम्बल। तो पहला पॉइंट, इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिल रहा है। दूसरा, इट ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक। जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक ट्रेलर अगर आपको दिखाना हो तो वो ट्रेलर कौन है? प्रियम्बल, ठीक है। आगे क्या क्या बातें हैं? पहला जो शब्द आपको देखने मिलता है वो है दी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया एक रिपब्लिकन पॉलिटी है, यानी कि हम अपना राज खुद कर लेंगे। अब हमको किसी की जरूरत नहीं है और हम ही गवर्नमेंट को चुनेंगे। सोवरेन यानी कि अब हमारे पास एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सोशलिस्ट, हम हर तरीके की इनइक्वालिटी को हटाएंगे, बेसिक नीड्स हम देंगे, इक्वल पे हम देंगे, इक्वल वर्क हम देंगे। सेक्युलर यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन हमारा नहीं है, ठीक है, ना ही हम इरिलीजियस है, ना ही हम एंटी रिलीजियस। आपको अपना हिंदुइज्म मानना है मानिए, आपको जैनिज्म मानना है मानिए, आपके ऊपर है। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइज है, यानी अगर आप एक एज को अचीव कर लेते हैं तो आपको चुनने का, सरकार चुनने का भी अधिकार आ जाता है। आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आता है जस्टिस।
इसको मैंने उस समय छोड़ दिया था, इसके ऊपर बात करते हैं। जस्टिस promises to give people what they are entitled to in terms of basic right to food, clothing, housing, participation in decision making, living with dignity as human being। आगे जाके हम आर्टिकल नंबर 21 के बारे में बात करेंगे, जहां पे इंसान को पूरी आजादी दी गई है कि वो जिए और डिग्निटी के साथ जिए, बहुत अच्छे से जिए, लिबर्टी के साथ जिए। ठीक है। स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचाएं जो उनको जीने के लिए बहुत आवश्यक है। खाना, कपड़ा सब दिया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। एक इंक्लूसिव इंडिया है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। फिर लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि भैया आपको जो सोचना है सोचिए। इक्वालिटी, भैया कास्ट से मैटर नहीं करता, क्रीड मैटर नहीं करता, बर्थ मैटर नहीं करता, रिलीजन मैटर नहीं करता, सब बराबर है। फ्रेटर्निटी, एक भाईचारा होना चाहिए। ये जरूरी क्यों था सर भाईचारे की बात करना? क्योंकि हमारे देश में बहुत लैंग्वेज है, बहुत कल्चर है, बहुत रिलीजन है, इस वजह से ये हमारे अंदर भाईचारा अगर नहीं होगा ना तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हम हमेशा लड़ते रहेंगे। ठीक है, इसलिए वर्ड भी डाला गया। अब फंडामेंटल राइट्स का बस मैं आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। ये फंडामेंटल राइट का जो अभी टॉपिक मैं 5 मिनट में कवर करने वाला हूँ, ये कंप्लीट टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है कि फंडामेंटल राइट क्या है और फंडामेंटल राइट कितने टाइप के हैं। इसको ऊपर आगे जाके डिटेल में और पढ़ेंगे। चलिए, तो पहली बात तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं आपको जो मूलभूत अधिकार है। मूलभूत यानी कि भाई कोई आपसे छीन नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर आपसे छीन लिए जाए, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपसे छीन लिए जाए तो शायद आपका जीना हराम हो जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान के पास होना ही होना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला, फंडामेंटल राइट वो राइट है जिसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको देंगे और बचाएंगे। कौन बचाएगा? स्टेट बचाएगा। तो अगर किसी इंसान को कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलता तो सीधा केस करता है किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। स्टेट क्या होता है? आर्टिकल 12 में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप सुन लीजिए बस कि आपको फंडामेंटल राइट दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। और ये जिम्मेदारी किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि वो आपको वो सारे फंडामेंटल राइट देगा भी और प्रोटेक्ट भी करेगा। पॉइंट नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट हो सकता है, इनको बदला जा सकता है, पर बदलाव ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे कि इसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। ये एक जजमेंट के बाद आया था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और एक केस था केशव नंदा भारती केस, जिसमें वाली बात बोली गई थी। हम आगे जाके इस केस के बारे में और भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट इज अ राइट विच एन इंडिविजुअल पोजेस अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि अगर स्टेट ने नहीं दिया तो हम स्टेट के खिलाफ केस कर सकते हैं। चौथा, इट इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमको ये राइट दे। अगर कोई और इंसान हमको राइट नहीं दे रहा है तो हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, सिर्फ किसके खिलाफ केस करेंगे? स्टेट। स्टेट हमको ये राइट मुहैया कराएगा, देगा हमको। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। किन किन टाइप के राइट होते हैं? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 14 से 18 तक हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, जहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है कि हम लॉ के आगे सब बराबर हैं, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अनटचेबिलिटी नहीं होगा, और एबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी किसी का भी कोई टाइटल है जैसे राय बहादुर, शाह बहादुर, ये सब हुआ करता था, वो सब हट जाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर ठीक है, अभी बस बता रहा हूँ कि ये है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 में अपन पढ़ेंगे, जहां पे आपको बोलने की आजादी है, मिलने की यानी असेंबली की आजादी है, अपना संगठन बनाने की यानी एसोसिएशन की आजादी है, कहीं भी घूमने की आजादी है यानी मूवमेंट की आजादी है, रेसिडेंस कहीं भी रुकने की, रहने की आजादी है, और कोई भी काम करने की आजादी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको कोई भी फोर्स लेबर नहीं रख सकता। आपको कोई गलत तरीके से अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, यानी बच्चों को बेच दिया जाता है, लड़कियों को बेच दिया जाता है, वैसा आपके साथ नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अगर बच्चों को फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है जिनकी उम्र 14 साल से कम है, तो भी आपका फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपकी मर्जी, आपको जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रोपोगेट करना है, आप कर सकते हैं। आपको जो भी अफेयर्स मैनेज करने हैं वो आप अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। आपको अगर चंदा इकट्ठा करना है भगवान के नाम पे तो आप कर सकते हैं, पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है। और आखिरी चीज,
आपको अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना है और उस इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से चलाना है तो वो भी हमारा आपका राइट है, आप चला सकते हैं। और ये पावर किसने दिया है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप अपनी अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आप अपने इंटरेस्ट की चीजों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, जैसे मेरे घर के पास यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, बिल्कुल खोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट आपको इसको भी राइट दिया है। और आखिरी राइट टू मूव टू कोर्ट, अगर ऊपर की सारी बातों में से कोई एक बात भी अगर कोई खराब करता है, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट अगर कोई आपसे छीनता है, आपको यूज नहीं करने देता, आपको एंजॉय नहीं करने देता, तो आप सीधा कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाकर आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करेंगे। सर कैसे जाते हैं कोर्ट? आर्टिकल नंबर 32 में लिखा है, आप रिट का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इसको अपन वीडियो के आखिरी पार्ट में, आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरीके के राइट हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो कहां से आ रहा है? प्रियम्बल से, और प्रियम्बल क्या होता है। ठीक है, अब अगेन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और गहराई में जानेंगे इसको। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये सारे प्रिंसिपल्स देता है, और हमारे पूरे गवर्नमेंट को भी कौन चलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी हमने, ये आपके सामने डिटेल राइटअप है। फेडरल सिस्टम है या यूनियन सिस्टम है? सर हमारा मिक्स है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है स्टेट को भी पावर हो, यूनियन को भी पावर हो। यूनियन सिस्टम का मतलब है सिर्फ यूनियन को पावर हो। हमारा थोड़ा सा सेमी फेडरल टाइप का है, यानी कि अच्छा खासा पावर यूनियन को भी दिया गया है, अच्छा खासा पावर स्टेट को भी दिया गया, और सिर्फ यहां नहीं रुके, कुछ पावर दोनों को दे दिया गया है। समझ में आ गया? तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके का है? सेमी फेडरल। आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रक्चर कैसा बना गया है? तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे। अब आर्टिकल्स जो हैं वो नंबर में तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन अब टोटल अगर अपन जोड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 21 ए आ गया, आर्टिकल 21 बना था, बस एक नई चीज लानी थी तो क्या ले आया? आर्टिकल 21 ए। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी लाना था तो कैसे लाए? आर्टिकल 51 ए। तो इस तरीके से आर्टिकल्स को ना जोड़ा जाता है। तो ऐसे जोड़ जोड़ के आखिरी नंबर अभी भी 395 है, पर ऐसे जोड़ जोड़ के टोटल कितने बन गए हैं? 448। प्रेम्बल कितना है सर? एक ही है। पार्ट कितने हो गए सर? 25 पार्ट हो गए, जिसमें से पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले अपन एक बात कर रहे थे। शेड्यूल कितने हैं? तो शेड्यूल जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल था, पर अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, और पार्ट कितने हैं? 25, मैंने आपको पहले ही बोला है। चलिए, एक बार आपको मन कर रहा होगा देखने का, तो ये 25 पार्ट आपके सामने हैं। ये आपके सिलेबस में सारे पार्ट नहीं होते। पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल राइट का। पार्ट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीपीएसपी का। पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 पार्ट 4। बाकी आपके जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है? तो बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के या हमारे देश के ही आप कह लीजिए 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर है लेजिस्लेटिव, जो कि कानूनों को बनाता है, जिसमें कौन आएगा? यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट, और फिर स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर। फिर ये जो भी कानून बनेंगे वो कानून को किसी को तो पालन करवाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंटिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिंग बॉडी कौन है? हमारी एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे आईएएस आईपीएस ये सारे लोग आते हैं। ठीक है। तीसरा, जब भी कोई लॉ बना है उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, या अगर एग्जीक्यूटिव ने ठीक से काम नहीं किया तो एग्जीक्यूटिव को पनिश करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए कौन बैठा है? जुडिशियरी। क्लियर हो गया? तो जुडिशियरी में कौन रहेगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट। ठीक है, ये सारे कहां पे आ जाएंगे? जुडिशियरी में। आई होप दिस इज क्लियर। तो 3 पिलर्स है। कई लोग के मन में सवाल और होगा, सर हमने तो 4 पिलर सुना है। वो 4th पिलर ना ऐसे हम बोलते हैं कि मीडिया है, पर एक्चुअली देखेंगे हमारी किताबों में तो कितने पिलर है टोटल? 3। सबसे पहले लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कानून का पालन करेगा, और जुडिशरी जो कि कानून की रक्षा करेगा, या हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन करेगा, बताएगा, लोगों को समझाएगा कि कानून में क्या है। आपको जो भी रिलीफ देना होगा वो भी कौन देगा? जुडिशरी देगा। आई होप दिस इज क्लियर। देन कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिन प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा रीड करना जरूरी है, हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला है सोवरेनिटी, देखिए हम अपने प्रभु हैं।
सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, इनके बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बताता है कि स्टेट की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हर स्टेट को पूरी करनी चाहिए। जैसे आजकल डिबेट चल रहा है बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। और क्या लिखा है? स्टेट शैल एंडेवियर टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो स्टेट है उसको ये पूरी कोशिश कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। ये बात कहाँ लिखी है? डीपीएसपी में। इसी तरीके से बहुत सारी बातें लिखी कि एनवायरमेंट को बचाना है, बहुत सारे हमारे जो प्राचीन मॉन्यूमेंट्स है उनको बचाना है। ये सारी बातें कहाँ पे? डीपीएसपी में। देन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हमारे जो कोर्ट हैं वो लेजिस्लेटिव से डरेंगे नहीं भाई, वो आजाद है, उनको जो करना है करिए। एक कई बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े बड़े मामलों में इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इतने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स तक को कटघरे आना पड़ा है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी तक को कोर्ट में लाना आना पड़ा था। ठीक है, उनके ऊपर भी इलेक्शन का केस लग गया था। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंट है, उसको ना एग्जीक्यूटिव से डरने की जरूरत है ना ही लेजिस्लेटिव से। अगला है फेडरलिज्म, मैंने समझा दिया, यूनियन के पास कुछ पावर है और स्टेट के पास। और आखिरी कैबिनेट गवर्नमेंट है, यानी कि कोई एक राजा वाला रूल नहीं है कि भैया ये राजा ने कह दिया तो अब यही चलेगा, नहीं, कैबिनेट है। कैबिनेट डिसाइड करती है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, आगे क्या होगा। सिर्फ मोदी जी दिखते हैं आपको, पर काम कौन कर रहे हैं? पूरे उनके मंत्रिमंडल मिल के कर रहे हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 8 प्रिंसिपल हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हीं बातों को अलग से थोड़ा सा सुंदर दिख रहा था तो चार्ट की तरह मैंने यहाँ पे लगा दिया है। क्लियर? तो कंक्लूजन यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्चुअली इस तरीके से प्रिजर्व किया गया है म्यूजियम में। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेट ऑफ रूल्स हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिनको पालन करेंगे आप भी और स्टेट भी। आप जिन बातों को पालन करेंगे उनको फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, और स्टेट को कुछ बातों को आपको देना है, आपके लिए करना है, उसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये आपका अधिकार है और स्टेट की जिम्मेदारी है कि आपको ये मिले। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, आई होप आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो बनता है उसके लिए एक लंबा सा इंट्रोडक्शन। अब जब अपन अगली बार मिलेंगे तो अगली बार से हम फंडामेंटल राइट्स से शुरुआत करेंगे। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की, फिर उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, 32 तक। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, तो कोई भी डाउट रहे, कुछ भी आपको कहना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके या ईमेल करके आप मुझे बता सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।